हेलो फ्रेंड्स, आई होप सब लोग बढ़िया होंगे। हम कंटिन्यू करेंगे हमारा चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ेस। इसमें हम पढ़ेंगे आज एड्स एंड कैंसर के बारे में। चलो स्टार्ट करते हैं। एड्स जो सब जानते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, यानी उपार्जित प्रतिरक्षा न्यूनता संलक्षण। तो जो डेफिशिएंसी है इम्यून सिस्टम की, जो एक्वायर्ड की होती है हमने लाइफ टाइम में ऑफ एन इंडिविजुअल। ये इंडिकेट करती है कि ये एक कोई जन्मजात जो है बीमारी नहीं है, जन्मजात रोग नहीं है। ये एक सिंड्रोम होता है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम है। तो सिंड्रोम का मतलब होता है कि एक ग्रुप ऑफ सिम्टम्स जो है यहाँ पे हमको दिखेंगे। तो सबसे पहले इसका पता जो है 1981 में लगा था, और उसके बाद जो लास्ट 25 ईयर्स है ये सारे विश्व में जो है फैल गया, और अब तक जो है लगभग 2 करोड़ 50 लाख लोगों की जो है यहाँ पे मृत्यु हो चुकी है, यानी 25 मिलियन पर्सन जो है वो मर चुके हैं ड्यू टू एड्स। एड्स जो है वो एक वायरस से होने वाली डिजीज़ है। ये ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस जो है उससे होता है, HIV वायरस से। और ये रेट्रोवायरस ग्रुप का ही जो है ये जो विषाणु है उस समूह में आता है, जिसमें पश्च विषाणु यानी रेट्रोवायरस जो है उस ग्रुप से ये आता है। इसके चारों तरफ जो है ये एनवेलप रहता है, जिसमें RNA जीनोम जो है उसके अंदर पाया जाता है। और ट्रांसमिशन होता है HIV इन्फेक्शन का जनरली बाय 4 मेथड्स। एक तो संक्रमित व्यक्ति से यौन संपर्क रखने से, यानी सेक्सुअल कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन। दूसरा है कि जो कंटामिनेटेड ब्लड है और ब्लड प्रोडक्ट्स, यानी कि जो प्लेटलेट्स और प्लाज्मा वगैरह जो होता है, वो अगर कंटामिनेटेड हो तो उसका ट्रांसफ्यूजन होने से। और तीसरा है संक्रमित सुइयों के साझा प्रयोग से, जैसा कि अंतःशिरा जो इंट्रावेनस ड्रग अब्यूज़र्स होते हैं उनमें ये जो है उसके लिए काफ़ी जो है प्रॉन होते हैं टू एड्स कंटामिनेशन। और लास्ट है कि इन्फेक्टेड मदर से अपने बच्चे को हो जाए थ्रू प्लेसेंटा। इसलिए जो जिन लोगों में संक्रमण होने का जो बहुत ज़्यादा खतरा है वो ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जिनके मल्टीपल जो है सेक्स पार्टनर्स हों, या फिर वो मादक द्रव्यों का जो है व्यसनी हो, जो कि इंट्रावेनस जो है ड्रग्स लेते हों। तीसरे वो लोग जिनमें रिपीटेडली जो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत होती हो, यानी उनको रिपीटेड जो है खून चढ़ाया जाता हो। और चौथा वो बच्चे जो HIV इन्फेक्टेड मदर से जो है पैदा हुए हों। ये लोग जो है ज़्यादा इसके लिए जो है ससेप्टेबल रहेंगे इन्फेक्शन के। तो अब ऐसे लोग कौन हैं जिनको ज़्यादा जो है रिपीटेडली ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत है, तो ये आप लोग बताएंगे कमेंट सेक्शन में। यहाँ एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दे रखा है रेट्रोवायरस के रेप्लिकेशन का। ये है रेट्रोवायरस, और यहाँ पे वायरल RNA कोर है, एंड वायरल जो प्रोटीन आवरण है यहाँ पे। ये इन्फेक्ट करेगा नॉर्मल सेल को, और फिर वहाँ पे ये प्राणी कोशिका में जाएगा प्लाज्मा झिल्ली से होता हुआ। और ये जो स्ट्रैंड है RNA का, ये इंट्रोड्यूस हो जाएगा सेल के अंदर, जो एनिमल सेल है उसमें। ये वायरल जो DNA है यहाँ पे प्रोड्यूस होगा बाय रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज प्रोसेस से जो है ये वायरल DNA बना। फिर ये वायरल DNA जो है वो इनकॉर्पोरेट हो जाएगा इनटू द होस्ट जीनोम, यानी विषाणुवीय DNA परपोषी या जीनोम में जो है समाविष्ट हो जाएगा। उसके बाद ये जो DNA और केंद्रक, तो ये संक्रमित कोशिका द्वारा उत्पन्न नया जो इन्फेक्टेड सेल है ये बनाया जाएगा। न्यू वायरल RNA जो है वो प्रोड्यूस बाय द इन्फेक्टेड सेल। और यहाँ पे नए जो वायरस हैं यहाँ पे जो है मल्टीप्लाई होते जाएंगे, और नए वायरस जो है वो बनते जाएंगे। तो नए विषाणु जो दूसरी कोशिकाओं को यहाँ पे ये प्रभावित कर सकते हैं, दूसरे सेल्स को जो ये इन्फेक्ट कर सकते हैं। इन्फेक्टेड सेल जो है वो सर्वाइव कर सकता है, वाइल जो वायरस है ये रेप्लिकेट होता है और रिलीज होता रहता है। ये एक इन्फेक्शस डिजीज़ है, लेकिन ये जो जानने वाली बात है कि HIV एड्स जो है वो छूने या फिर ऐसे संपर्क में शरीर के संपर्क में आने से जो है वो नहीं फैलता है। टच से या फिर फिजिकल कांटेक्ट से बिल्कुल नहीं फैलता है, या फिर जो बॉडी के फ्लूइड्स हैं उनसे भी ये जो है स्प्रेड जो है ऐसे नहीं होगा, अनलेस वो हमारे जो है इंजेक्ट कर दिए गए हों अंदर ब्लड के थ्रू।
सो यहाँ पे शारीरिक और मनोवैज्ञानिक स्वस्थता के लिए आवश्यक है कि HIV एड्स प्रभावित व्यक्ति जो है उसको परिवार या फिर समाज से जो है अलग थलग ना किया जाए, उसकी देखभाल की जाए। और यहाँ पे जो है जो एड्स के जो सिम्टम्स आते हैं उनके बीच में अपीयरेंस के बीच में, इन्फेक्शन और अपीयरेंस के बीच में जो है काफ़ी टाइम होता है। सो ये पीरियड जो है वैरी करता है, किसी में कुछ मंथ्स में जो है ये सिम्टम्स और इन्फेक्शन जो है वो शो हो जाते हैं, और कुछ में ये साल लगते हैं, जैसे 5 से 10 वर्ष की जो है अवधि यहाँ पे हो सकती है। सो जब ये व्यक्ति के शरीर में आ जाता है तो ये विषाणु जो है व्रत भक्षाणु यानी मैक्रोफेजेस में जो है प्रवेश कर जाता है। वहाँ पे इसका जो RNA का जीनोम है वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की मदद से जो है वायरल DNA में जो है बनाता है। यहाँ पे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की सहायता से ये प्रतिकृतियन यानी रेप्लिकेशन द्वारा विषाणु ये DNA बनाता है, वायरल DNA बनाता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। और ये वायरल DNA जो है वो इनकॉर्पोरेट हो जाता है होस्ट सेल के DNA में, और फिर ये डायरेक्ट करता है द इन्फेक्टेड सेल्स टू प्रोड्यूस वायरस पार्टिकल्स। सो मैक्रोफेजेस जो है वो कंटिन्यू करते हैं टू प्रोड्यूस वायरस, और इस तरह से ये एक्ट करते हैं HIV फैक्ट्री की तरह, क्योंकि यहाँ पे जो है उनका जो है बार बार जो है बनते जाते हैं वो। तो विषाणु कण पैदा करने के निर्देश देता है और यहाँ पे विषाणु उत्पन्न करना जो जारी रखता है, और ये फैक्ट्री HIV फैक्ट्री की तरह जो है एक्ट करता है। सो उसके बाद ये HIV जो है वो एंटर होता है हेल्पर T सेल्स में, और उन वहाँ पर रेप्लिकेट होता है और अपनी जो है प्रोजेनी जो है वो बनाता है। और उसके बाद ये जो है रिपीटेड जो प्रोग्रेसिव होती जाती है, लीडिंग टू द प्रोग्रेसिव डिक्रीज इन नंबर ऑफ हेल्पर T सेल्स। जो T लिम्फोसाइट्स हमारी बॉडी में ये डिक्रीज़ होते जाते हैं नंबर, जब जैसे जैसे RNA जो वायरस है ये रेप्लिकेट होता जाएगा वैसे वैसे जो T सेल्स है वो कम होते जाएंगे। सो इससे क्या होगा, इस पीरियड के टाइम जो इंसान है जिसमें ये प्रोसेस चल रहा है, जिसको ये इन्फेक्शन हुआ है, उसमें जो है बार बार ये दोहराया जाने से उसको बुखार आता है, दस्त आते हैं और वज़न जो है उसका घट जाता है। सो सहायक T लसिका अणु की संख्या में जो है गिरावट आने का कारण जो है व्यक्ति जीवाणु पर विशेष रूप से माइक्रोबैक्टीरियम, विषाणु, कवकों, यहाँ तक कि जो टॉक्सोप्लाज्मा जैसे परजीवियों का संक्रमण का जो है यहाँ पे शिकार हो जाता है। अगर उसको ये इन्फेक्शन नहीं हो, अदरवाइज तो ये जो है वाइडली इनको ट्रीट किया जाता है, लेकिन अब वो HIV वायरस से इन्फेक्टेड है तो इनको ट्रीट करना जो है वो काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इम्यूनिटी जो है वो कमज़ोर हो चुकी है। तो एड्स को डिटेक्ट करने के लिए जो डायग्नोस्टिक टेस्ट है वो होता है ELISA, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट टेस्ट। एंजाइम संलग्न प्रतिरक्षा रोधी अमापन ELISA जो है ये टेस्ट होता है यहाँ पे। और ये ट्रीटमेंट जो है एड्स का विद एंटी रिट्रोवायरल ड्रग्स ये किया जाता है, लेकिन जो डेथ है वो इनएविटेबल है, वो तो होगी ही। ये जो है सिर्फ उसको डिले कर सकता है पर उसको प्रिवेंट नहीं कर सकता, यानी अभी तक ये अनट्रीटेबल है एड्स। सो एड्स की रोकथाम कैसे होगी, इसको ठीक तो नहीं किया जा सकता, लेकिन प्रिवेंशन जो है वो एक बेस्ट ऑप्शन है। तो HIV इन्फेक्शन जब हो जाता है तो यहाँ पे सचेतन व्यवहार पैटर्न के कारण ये फैलता है, न कि न्यूमोनिया या फिर टाइफाइड की तरह अनजाने में ही। सो ये ऐसे जो है फैलता नहीं है, जैसे कि लेकिन जैसे ये जो इन्फेक्शन ब्लड ट्रांसफ्यूजन पेशेंट्स में होता है या फिर न्यूबॉर्न बेबीज़ में होता है, तो वो पुअर मॉनिटरिंग की वजह से हो सकता है कि हमने उसकी जो है सही निगरानी नहीं की हो, इस वजह से वो फैल जाएगा। तो यहाँ पे जो बहाना है कि हमको अनभिज्ञता थी या हमें पता नहीं था, तो यहाँ पे एक कहावत है कि डोंट डाई ऑफ इग्नोरेंस, यानी अज्ञानता के कारण मत मरो। सो इसलिए जो है इसके बारे में अवेयर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमारे देश में जो नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है नाको, और उसके अलावा बहुत सारी NGOs वगैरह हैं जो इसके बारे में जो है जागरूकता फैलाने का काम करती हैं। और उसके अलावा WHO ने भी बहुत सारे प्रोग्राम जो है स्टार्ट किए हैं टू प्रिवेंट द स्प्रेडिंग ऑफ HIV इन्फेक्शन। और जो ब्लड है, ब्लड बैंक में उनको भी सेफ़ बनाया जाता, सेफ़ जो उनको भी जो है डोनेशन से पहले टेस्ट किए जाते हैं कि कोई HIV जो है पेशेंट डोनेट ना कर दे।
और उसको जो है जो नीडल्स वगैरह, जो सिरिंज वगैरह जो पब्लिक और प्राइवेट हॉस्पिटल्स और क्लिनिक्स में यूज़ होती है, वो भी डिस्पोजेबल जो है बनाई जाने लगी हैं। और उसके अलावा यहाँ पे फ्री जो कंडोम्स हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, और जो ड्रग अब्यूज़ है उसको कंट्रोल करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड सुरक्षित जो यौन संबंध है उनकी सिफारिश करना, और सुग्राही समशिष्टि यानी ससेप्टेबल पॉपुलेशन में HIV के लिए जो है नियमित जांच को जो है बढ़ावा देना, इनमें से कुछ ये जो है प्रोग्राम्स है जो चलाए जाते हैं टू अवेयर अबाउट द सीवियरनेस ऑफ द डिजीज़। सो यहाँ पे HIV से संक्रमण होना है, एड्स से ग्रस्त होना कोई ऐसी बात नहीं है जिसे छुपाया जाए, क्योंकि छुपाने से जो संक्रमण है वो और भी ज़्यादा लोगों में फैल सकता है। बट लोग जो है बिकॉज ऑफ द सोशल बॉयकॉट वगैरह की वजह से वो बताते नहीं हैं। तो उनके साथ अच्छे से अगर सोसाइटी बिहेव करेगी, उनको अच्छे से ट्रीट करने की ज़रूरत है, उनके साथ सहायता और सहानुभूति की उनको ज़रूरत होती है। उनको हे दृष्टि से नहीं देखा जाना चाहिए, ताकि ये जो बीमारी है इसको कंट्रोल किया जा सके और इसको फैलने की जो गुंजाइश है उसको कम किया जा सके। तो इसके लिए जो है समाज और चिकित्सक वर्ग से सम्मिलित प्रयास के द्वारा ही जो है इसे रोका जा सकता है। नेक्स्ट जो बीमारी है वो है कैंसर। आजकल बहुत ज़्यादा आम बीमारी हो गई है ये कैंसर। ये बहुत ही जो है भयंकर रोगों में से एक है, और विश्व भर में जो मौतों का मुख्य कारण है, ये मेजर कॉज है डेथ का ऑल ओवर द ग्लोब। सो मोर देन 1 मिलियन इंडियंस जो है वो सफ़र करते हैं फ्रॉम कैंसर, एंड लार्ज नंबर ऑफ देम डाई फ्रॉम एनुअली। सो इससे जो है बड़ी संख्या में लोग मर जाते हैं। और कैंसर की जो क्रियाविधि अथवा कोशिकाओं का कैंसर जनी रूपांतरण जो है कार्सिनोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन, इसका उपचार और नियंत्रण जैविकी और आयुर्विज्ञान में इसकी जो है ये बहुत ही गहन अध्ययन का जो है ये अनुसंधान का विषय है। रिसर्च का जो है एरिया है, इंटेंस रिसर्च एरिया है इन बायोलॉजी एंड मेडिसिन। सो हमारी बॉडी में जो सेल ग्रोथ होती है और उनकी डिफ्रेंसिएशन जो है वो हाईली कंट्रोल्ड और रेगुलेटेड रहती है, अत्यधिक नियंत्रित और नियमित होती है। जब ये सेल्स जो है वो अचानक से एबनॉर्मली ग्रो होने लग जाएं, तब ये जो है बन जाते हैं कैंसरस सेल। सो ये नियामक जो क्रियाविधि ये टूट जाती है कैंसर कोशिकाओं में, और यहाँ पे प्रसामान्य कोशिकाएं ऐसा गुण दर्शाती है जिन्हें संस्पर्श संदमन यानी कॉन्टैक्ट इनहिबिशन कहते हैं। इसी गुण के कारण दूसरी कोशिकाओं से उनका जो स्पर्श होता है उनकी अनियंत्रित वृद्धि को जो है ये संदमित करता है, यानी ये कॉन्टैक्ट इनहिबिशन होता है। and by virtue of which contact with other cells inhibit their uncontrolled growth. So कैंसर सेल जो है वो इनके पास ये प्रॉपर्टी नहीं होती कि वो अनकंट्रोल ग्रोथ जो है वो नहीं कर पाए, या कंट्रोल जो है इन्वायरमेंट या उनको जो डिफ्रेंसिएशन है वो कंट्रोल रहे, रेगुलेटेड रहे। सो इस वजह से जो कैंसरस सेल्स है वो कंटिन्यूसली डिवाइड होते रहते हैं और एक मास का जो है मास को फॉर्म करते हैं, जिसे हम ट्यूमर कहते हैं यानी अबुर्द कहते हैं। और ये 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है सुदम यानी बिनाइन, और दूसरा होता है दुर्दम यानी मैलिग्नेंट। तो सुदम अबुर्द जो है जो मैलिग्नेंट ट्यूमर है, ये इतने जो है जो बेनिग्न ट्यूमर होते हैं ये नॉर्मली कन्फाइंड रहते हैं एक ही एरिया में उनके ओरिजिनल लोकेशन में, और ये दूसरे पार्ट्स में जो है वो फैलते नहीं हैं, तो मूल स्थान तक ही सीमित रहते हैं। जबकि जो दुर्दम अबुर्द है जो मैलिग्नेंट ट्यूमर से ये फैल जाते हैं, और ये जो है प्रोलिफरेटिंग सेल्स हैं, और इनको हम नियोप्लास्टिक या फिर ट्यूमर सेल्स कहते हैं। नव द्रव्य या फिर ये कोशिकाएं कहलाती हैं, और ये बहुत तेज़ी से बढ़ती है और अपने आसपास के जो सामान्य ऊतक है उन पर हमला करके उन्हें क्षति पहुंचाती है, और उनके साथ इनका कंपटीशन रहता है फॉर फूड वगैरह, तो उनको जो ये नुकसान पहुंचाती है, और ट्यूमर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा जो है बढ़ जाती है और दूसरे भागों में जो है फैल जाती है। तो ये वाली जो है वो ज़्यादा खतरनाक होती है देन द फॉर्मर। सो सामान्य कोशिकाओं से स्पर्धा करती है, उन्हें भूखा मारती है, और ऐसे अबुर्दों में उतरी हुई कोशिकाओं रक्त द्वारा दूर दराज स्थलों तक जो है ये पहुंच जाती है। सो यहाँ जहाँ पे भी ये जाएंगी वहाँ पे नया ट्यूमर जो है बनाना स्टार्ट कर देंगी, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं मेटास्टेसिस। और ये जो है सबसे डरावना गुण है इस मैलिग्नेंट ट्यूमर का। सो अब कॉज क्या है कैंसर के? कैंसर के कारक क्या हैं कि
ट्रांसफॉर्मेशन जो है नॉर्मल सेल्स का इंटू कैंसरस सेल्स, कैंसरस नियोप्लास्टिक सेल्स जो है ये इंड्यूस हो सकता है भौतिक, रासायनिक अथवा जैविक कारणों से जो है ये हो सकता है। सो ये एजेंट्स जिनकी वजह से ये जो है ट्रांसफॉर्मेशन होता है इन्हें हम कार्सिनोजेंस कहते हैं, कैंसरजन कहलाते हैं ये। और ये एजेंट्स जो आयनाइजिंग रेडिएशंस जैसे कि एक्स रे वगैरह है, गामा रेज है, नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन जैसे यूवी रेडिएशन है, ये डीएनए को डैमेज करती हैं और ये नियोप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन जो है उसमें रूपा रिजल्ट करती हैं, पैराबैंगनी किरणें वगैरह। और उसके अलावा तंबाकू के धुएं में मौजूद जो रासायनिक कैंसरजनक फेफड़े के कैंसर का मुख्य कारण है। और कैंसर उत्पन्न करने वाले विषाणु जो है अबुर्दीय विषाणु ऑन्कोजेनिक वायरस कहलाते हैं। तो ऑन्कोजेनिक वायरसेस भी जो है इसके लिए जो वायरल ऑन्कोजेंस है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। उसके अलावा सेवरल जीन्स जिनको हम सेलुलर ऑन्कोजीन्स कहते हैं, सी ऑन्क, ये या फिर अबुर्द जीन जो प्रोटो ऑन्कोजीन कहलाते हैं, ये भी जो है यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेल्स। अब इसका डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस कैसे होता है, कैंसर अभिज्ञान और निदान। तो कैंसर का जो शुरुआत में ही पता लगाना जो बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि जो शुरुआत में अगर पता लग जाए तो उसका उपचार जो है वो आसानी से हो सकता है और इसको आसानी से जो है टर्मिनेट किया जा सकता है। तो यहाँ पे डिटेक्शन जो है वो बेस्ड होता है एक तो बायोप्सी पे, जीव पूरी जीवती परीक्षा यानी बायोप्सी एंड उत्तक विकृति यानी हिस्टोपैथोलॉजिक अध्ययनों से। तो बायोप्सी में क्या होता है, जो सस्पेक्टेड टिश्यूज़ है उनका एक पीस काटा जाता है वहाँ से, और उसके थिन सेक्शंस जो है वो स्टेन करके और एग्जामिन किए जाते हैं अंडर माइक्रोस्कोप, यानी हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी की जाती है उसकी बाय पैथोलॉजिस्ट, और फिर उससे पता लगाया जाता है कि ये कैंसरस सेल्स है या फिर नॉर्मल ट्यूमर है। उसको पता लगाने के बाद जो है टेक्निक्स जैसे कि रेडियोग्राफी है जिसमें एक्सरे यूज़ किया जाता है, या फिर सिटी स्कैन जो है, कंप्यूटेड टोमोग्राफी वगैरह है, और उसके अलावा चुंबकीय अनुनादी इमेजिंग यानी जो MRI है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ये भी बहुत हेल्पफुल होती है फॉर डिटेक्टिंग द कैंसर ऑफ द इंटरनल ऑर्गन्स। लेकिन ये सारे करने के बाद जो है बायोप्सी की जाती है और उसके बाद जो है पता लगाया जाता है कि कौन से जो स्टेज का कैंसर है, और उसके बाद उसके अकॉर्डिंगली जो है ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो ट्रीटमेंट में जो है यहाँ पे कुछ कैंसर का पता लगाने के लिए कैंसर विशिष्ट प्रतिजीनों के विरुद्ध जो है प्रतिरक्षियों का भी उपयोग किया जाता है। यहाँ पे कैंसर स्पेसिफिक एंटीजेंस भी जो है यूज़ की जाती है फॉर डिटेक्शन ऑफ सर्टेन कैंसर्स। सो जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है ये अप्लाई हो सकती है टू डिटेक्ट जीन्स इन इंडिविजुअल विच इनहेरिट ससेप्टेबिलिटी टू सर्टेन कैंसर्स। सो ऐसे जीनों की पहचान जो व्यक्ति को विशेष कैंसर के प्रति जो है प्री डिस्पोज करते हैं और कैंसर की रोकथाम के लिए बहुत उपयोगी हो सकते हैं। और कुछ ऐसे विशेष कैंसर जनों से जिनके प्रति वे सुगराही हैं, जैसे फुफ्फुस कैंसर में तंबाकू का धुआं, इनसे बचने की जो है सलाह दी जाती है। अब ट्रीटमेंट क्या है इसका, तो ट्रीटमेंट जो है वो हो सकती है कि सर्जरी की जा सकती है, शल्य क्रिया या फिर विकिरण रेडिएशन थेरेपी या फिर इम्यूनोथेरेपी दी जाती है। और रेडिएशन जो रेडियोथेरेपी है उसमें ट्यूमर सेल्स को जो है वो इरेडिकेट किया जाता है लीथली, लीथली जो प्रॉपर केयर रखा जाता है कि नॉर्मल टिश्यूज जो सराउंडिंग जो है उनको उनका ध्यान रखा जाता है कि वो जो है उसे नष्ट ना हो। या फिर जो है कीमोथेरेपेटिक ड्रग्स दिए जाते हैं, कीमो दिया जाता है। रचो चिकित्सीय यानी कीमोथेरेपेटिक औषधि काम में लाई जाती है। इनमें से कुछ औषधि जो विशेष अवरोधों के लिए विशिष्ट होती है। और उसके अलावा यहाँ पे जो है पर्टिकुलर जो मेजर ड्रग्स हैं, एक तो सर्जरी कर दी, रेडियोथेरेपी दे दी, कीमोथेरेपी दे दी, और उससे जो है इसको ट्रीट किया जा सकता है। या फिर इनका जो मिला जुला रूप जो है वो यूज़ किया जाता है। तो इनके जो ये ड्रग्स हैं, जो कीमोथेरेपी की जो ड्रग्स वगैरह हैं, इनके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं कि हेयर लॉस हो जाता है, बाल झड़ जाते हैं, अरक्तता हो जाती है, एनीमिया हो जाती है, और जो इम्यूनिटी है वो भी थोड़ी सी जो है कमज़ोर हो जाती है। तो उसमें जो है थोड़ा प्रॉपर ध्यान रखना पड़ता है, बाकी सब सही हो जाता है। एंड मोस्ट जो कैंसर्स हैं वो ट्रीट किया जाता है विद कॉम्बिनेशन ऑफ सर्जरी, रेडियोथेरेपी एंड कीमोथेरेपी।
सो अबूर्त कोशिका प्रतिरक्षा तंत्र द्वारा जो है पता लगाए जाने और नष्ट किए जाने से जो है बचती हैं ये। इसलिए जो पेशेंट हैं उनको ऐसे सब्सटेंस दिए जाते हैं जिनको हम बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर्स कहते हैं, जो यहाँ पे अल्फ़ा इंटरफेरॉन्स, जो एक्टिवेट करते हैं देयर इम्यून सिस्टम एंड हेल्प इन डिस्ट्रॉइंग द ट्यूमर्स। सो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे। तब तक अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।